Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Umair Bab. Welcome to our Bab's Literature World. Hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी 17th सेंचुरी के पोइट्स के बारे में जो कि कर्टियर्स थे यानी कि दरबारी थे और ये लोग कोर्ट के लिए लिखते थे यानी कि चार्ल्स फर्स्ट को प्लीज़ करने के लिए और मोनार्की को प्रमोट करने के लिए लिखते थे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैवलियर टर्म कैसे निकल कर आई है और कैसे ये कैवलियर पोइट सन ऑफ बेन कहलाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैवलियर वर्ड का मतलब क्या है। द वर्ड कैवलियर रेफर्स टू अ लेक ऑफ कंसर्न। ऐसे शख्स के लिए कैवलियर वर्ड यूज़ किया गया है जो कि अपनी प्रॉपर अटेंशन उन चीज़ों की तरफ नहीं करते जो कि मैटर करती हैं। मीन के जो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं ये लोग उनकी तरफ अपना फोकस अपनी कंसंट्रेशन नहीं करते और जो चीज़ें अनइम्पोर्टेंट होती हैं उनकी तरफ ये अपना फोकस और कंसंट्रेशन करते हैं, इसलिए इनको कैवलियर वर्ड के नाम से पुकारा जाता है। अब इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ और ट्रबल्स भी कैवलियर एटीट्यूड ही होता है। कैवलियर वर्ड बेसिकली यूज़ किया गया है ग्रुप ऑफ पोइट्स के लिए जो कि 17th सेंचुरी के किंग चार्ल्स फर्स्ट को प्रमोट करते थे, उनको सपोर्ट करते थे और ऐसे ग्रुप्स ऑफ पोइट के लिए यूज़ किया गया है कैवलियर वर्ड। तो इन पोइट्स को कैवलियर पोइट के नाम से पुकारा जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पोइट हैं जिनको कैवलियर पोइट कहते हैं। कैवलियर पोइट जो बेसिकली मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ऐसे ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट्स के लिए यूज़ किया गया है जो कि लॉयल थे चार्ल्स फर्स्ट के साथ, लॉयल थे ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार्स। अब जो इंग्लैंड में सिविल वार तब शुरू हुई जब चार्ल्स फर्स्ट तख्त पर बैठा था। ये सिविल वार आम लोगों और गवर्नमेंट के साथ थी यानी कि पार्लियामेंट और बादशाह के मानने वालों के दरमियान जो जंग हुई उस जंग को इंग्लैंड की सिविल वार कहते हैं। तो इस वार को सिविल वार के कहा जाता है और ये लोग जो थे उस सिविल वार के दरमियान उस दौरान कैवलियर पोइट्स चार्ल्स फर्स्ट को प्रमोट करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, इसीलिए इनको कैवलियर पोइट्स कहते हैं। अब जो किंग चार्ल्स फर्स्ट थे वो फाइन आर्ट को खुद पसंद करते थे और चूँकि ये सारे पोइट्स कैवलियर थे, दरबारी थे उनके कोर्ट में, तो ये लोग भी ऐसे ही आर्ट प्रोड्यूस करते थे, ऐसे ही वर्क लिखते थे जो कि चार्ल्स फर्स्ट को प्लीज़ करता था, जिसमें चार्ल्स फर्स्ट का इंटरेस्ट था। इसीलिए इनके इस वर्ड को और इस सर्विस के लिए इनको कैवलियर पोइट कहते हैं। अब जो कैवलियर है किसी एक पर्सन ने इनको कैवलियर पोइट नहीं कहा बल्कि इस वर्ड को एज एन इंसल्ट के तौर पर यूज़ किया गया है। इस वर्ड को इसीलिए यूज़ किया गया है इन पोइट्स के लिए, लोग इनको कहते थे अनएजुकेटेड, विदाउट मैनर्स, बॉइस्ट्रस, ऐसे वर्ड इनके लिए यूज़ किए जाते थे और इन पूरे ग्रुप्स को पोइट्स के ग्रुप्स को कैवलियर पोइट्स कहते थे। मीन के कैवलियर कोई एक यूनिक नेम नहीं है बल्कि ये एक यूनिक नेम के साथ इनको इंसल्ट के लिए यूज़ किया गया है कि ये सिर्फ अपने बादशाह किंग फर्स्ट की, चार्ल्स फर्स्ट की सिर्फ पैरवी करते हैं, उसकी ही बातों की तारीफ़ के गुण गाते हैं, इसलिए इनको कैवलियर पोइट्स कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पोइट्स है ना वो कोर्टियर्स थे, लेकिन उनमें से कुछ जो थे वो कोर्टियर्स नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल रॉबर्ट हैरिक कोर्टियर्स नहीं थे, चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट नहीं करते थे, ना ही उनको प्रमोट करते थे, लेकिन इनका जो राइटिंग स्टाइल था ना वो बिल्कुल कैवलियर पोइट्स की तरह था। वो भी एक किंग्स को प्रमोट करते थे, इसीलिए इनको कैवलियर पोइट्स में ही शुमार किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, बट नॉट ऑल द राइटर्स कुड बी डिफाइंड इन द सेम वे। इंटरेस्टिंग, several of the most important Cavalier poets died before the English Civil War even began. On the term Cavalier was used.
उनके लिए भी कैवलियर वर्ड यूज़ किया गया है, जिन्होंने सिविल वार में शमूलियत तक नहीं इख्तियार की थी, जो कि सिविल वार से पहले ही फौत हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। उन पोइट्स को भी कैवलियर पोइट्स कहा जाता है, क्योंकि ऐसे जो पोइट किंग्स को प्रमोट करते थे, क्वींस को प्रमोट करते थे, जो कि बादशाह सल्तनत इन चीज़ों को प्रमोट करते थे, उनके लिए कैवलियर वर्ड यूज़ किया गया है। अब जो कैवलियर पोइट्स हैं उनमें हम डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट हैरिक आते हैं, रिचर्ड लवलेस, थॉमस कैरियो, सर जॉन सकलिंग, ये सारे पोइट्स कैवलियर पोइट्स में आते हैं। और ऐसे जो कैवलियर पोइट्स हैं वो ना तो रिलीजन के बारे में लिखते थे, ना फिलॉसफी के बारे में, और ना ही आर्ट के बारे में लिखते थे, बल्कि सिर्फ किंग को प्रमोट करने के लिए लिखते थे। अब जब हम रीडिंग करते हैं कैवलियर पोइट्री में, तो उनका जो मेन थीम्स आता था पोइम्स में, वो एड्रेसिंग लव, नेचर, ड्रिंकिंग, ऑनर, पॉलिटिक्स और ब्यूटी के बारे में ये लोग ज़्यादा लिखते थे। अब ये जो लोग थे कैवलियर पोइट्स से, वो इन्फ्लुएंस से बेन जॉनसन से इन्फ्लुएंस इसलिए थे। बेन जॉनसन कौन है? बेन जॉनसन एलिजाबेथन ड्रामाटिस्ट हैं। अब ये बेन जॉनसन से इसलिए इन्फ्लुएंस थे क्योंकि बेन जॉनसन अपने टाइम पीरियड में किंग जेम्स के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल थे, और ये किंग जेम्स के लिए पोइट्री लिखते थे। इसीलिए जो कैवलियर पोइट्स हैं वो इनसे बहुत ज़्यादा एडमायर थे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। इसीलिए इनको सन ऑफ बेन और ट्राइब्स ऑफ बेन के नाम से भी पुकारा जाता है। They stood loyal to him and were ready to sail and sink with him in times of good as well as bad। अब जो कैवलियर पोइट्स है वो अपने चार्ल्स फर्स्ट जो इनका किंग थे, उनके लिए हर अच्छी और बुरे वक्त में उनके साथ ये लोग खड़े थे। अब इनके जो पोइम्स थी वो इनकी राइटिंग सिंपल, शॉर्ट, रिफाइंड वर्ड्स के लिखते थे, जबकि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे ना वो फिगरेटिव और लॉफ्टी मैनर्स लैंग्वेज यूज़ करते थे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन कैवलियर पोइट्स और मेटाफिजिकल पोइट्स। कैवलियर पोइट्स वो पोइट्स हैं जो कि चार्ल्स फर्स्ट को प्रमोट करते थे। इनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा सिंपल होती थी, इसलिए इनको कैवलियर पोइट्स कहा जाता है। जबकि जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं वो कंसीट्स का, फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते थे, इसलिए इनको मेटाफिजिकल पोइट्स और मेटाफिजिकल पोइट्री के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब इनका जो कैवलियर पोइट्स का प्राइमरी पर्पस होता था वो था इंटरटेन करना लोगों को, जबकि जो मेटाफिजिकल पोइट थे, जो मेटाफिजिकल पोइट्री लिखते थे, उनका मकसद था पहले तो लोगों को इंस्ट्रक्ट करना, उनको कुछ हदायत देना और फिर लोगों को इंटरटेन करना। अब जो कैवलियर पोइट्स थे वो अपने इस आइडिया की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जो कि उनका एक आइडिया था, एक मोटिव था, कार्पे डियम। कार्पे डियम मीन सीज द डे, सीज द डे मीन प्लग द डे। अब ये वर्ड यूज़ किया गया सबसे पहले एक रोमन पोइट होरेस ने इस वर्ड को यूज़ किया। कार्पे डियम मीन के जो प्रेजेंट टाइम आप जी रहे हो उसी को अच्छे से गुजारो, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या चीज़ होगी और क्या चीज़ नहीं होगी। तो इसीलिए ये इस वर्ड को यूज़ करते थे कि आप जो प्रेजेंट में जी रहे हो उसी को ही अच्छे से जियो, और जो फ्यूचर है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता है। और इनका यही मकसद होता था कि ऑल एंड ऑल यही मकसद था कि ये लोग जो आज प्रेजेंट है उन सब को जिएं और फ्यूचर की टेंशन छोड़ दें। इन्होंने जो पोइट्री लिखी वो बेसिकली इन्होंने टैकल नहीं किया इश्यूज़ को, रिलीजन, फिलॉसफी और आर्ट्स वगैरह के बारे में इन्होंने बात ही नहीं की। इन्होंने इन चीज़ों को बिल्कुल छेड़ा ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ चार्ल्स फर्स्ट के लिए, अपने किंग्स को प्रमोट करने के लिए ये लोग लिखते थे। अब इनकी जो पोइट्री थी वो ट्रेडिशनल पोइट्री और उसके सब्जेक्ट मैटर से बहुत हटके थी। मतलब कि ये सब्जेक्ट मैटर या ट्रेडिशनल मैटर यूज़ नहीं करते थे, ट्रेडिशनल पोइट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इन्होंने लिखे शॉर्ट लिरिकल पोइम लिखी, जबकि उस टाइम में जो ट्रेडिशनल पोइट्री चल रही थी वो सोनेट्स चल रही थी, मिल्टन की सोनेट्स, जिसमें वो फिगरेटिव लैंग्वेज और इस तरह की चीज़ें यूज़ करते थे, जबकि ये लोग सिंपल लिरिकल पोइट्री और पोइम्स लिखते थे। अब इनका जो वर्क था, ये जो मकसद था, इंटेंट था, वो यही था क्राउन को प्रमोट करना, किंग को प्रमोट करना। और जो रॉबर्ट हैरिक हैं
वो कर्टियर नहीं थे, लेकिन उनका जो स्टाइल था वो कैवलियर पोइट की तरह ही था। Aims to express the joy and simple gratification of celebrity things much livelier than the traditional work। इनका भी यही मोटिव था, जो कि चीज़ें आज वही कार्पेडियम का ही इनका भी आइडिया था कि जो चीज़ें आज प्रेजेंट हैं उस प्रेजेंट में ही आप लोग रहें, उस प्रेजेंट को ही इंजॉय करें, जबकि जो चीज़ें फ्यूचर में हैं उन चीज़ों के बारे में मत सोचा जाए। और ये लोग जो हैं कैवलियर पोइट्स अपर क्लास लाइफ को प्रमोट करते थे, उनको रिफ्लेक्ट करते थे, क्योंकि ये ख़ुद भी एक एरिस्टोक्रेट फैमिली एरिस्टोक्रेट्स थे, क्योंकि ये दरबारी थे, कोर्टियर्स थे, बादशाह के कोर्टियर्स थे, तो ये लोग भी अमीर थे। और ये लोग जो हैं वो जो पीपल्स पॉवर्टी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, मतलब कि जो नीचे तबके के लोग थे उनको ये लोग प्रमोट नहीं करते थे, उनके बारे में, उनकी हालत के बारे में ये लोग नहीं लिखते थे। मतलब कि वो जितनी भी बुरी हालत में थे इन्होंने कभी उनके बारे में नहीं लिखा और ना ही बादशाह को उनके हालात के बारे में आगाह किया, बल्कि सिर्फ बादशाह को ही खुश करने में ये लोग लगे रहे। दे प्ले होम मेज बोथ बेन जॉनसन एंड जॉन डन। इनका जो इन्फ्लुएंस था वो बेन जॉनसन और जॉन डन दोनों पॉइंट जो थे वो इनके इन्फ्लुएंसेस थे। अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो जो कैवलियर है, लिरिक्स डिड नॉट राइट विद द पर्पस ऑफ गेनिंग फेम। ये लोग जो थे ये इसलिए नहीं लिखते थे कि इनको फेम या कोई पर्पस हो कि इन्होंने फेम ही हासिल करनी है, बल्कि ये इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि ये लोग फेम हासिल करें। अवॉइड करते थे सोल्स डेथ से, और इनका जो मकसद था वो था थीम के बारे में। इनका जो थीम था वो बेसिकली था जॉय, खुशी, सिर्फ खुशी, और खुशी को ही ये प्रमोट करते थे। कैवलियर पोइट की जो पोइट्री थी वो लाइट टोन की थी, और इनका जो फोकस था वो कल्चरल इश्यूज़ पे था। इमेच्योर और केयरलेसली ये जो पोइट्री थे वो लिखते थे। अब इनकी जो पोइम्स हैं उनमें प्लेन लैंग्वेज यूज़ की गई है, और ये रिफ्लेक्ट करती है इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को। इन्होंने सब्जेक्ट मैटर जो रिलीजन का सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, उसको अवॉइड किया, उससे दूर रहे, और जो उस चीज़ को फेवर किया जो कि आज चल रही है। मतलब कि जो प्रेजेंट में चीज़ें हैं उसको प्रमोट किया, और जो फ्यूचर में है उसको अवॉइड करते गए। लॉट ऑफ कैवलियर पोइट्री इज़ रिटन फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ मिलिट्री और अरिस्टोक्रेटिक पर्सन। मिलिट्री के बारे में और अरिस्टोक्रेटिक पर्सन के बारे में ज़्यादातर पोइट्री इनकी लिखी गई। अब जो राउंड हेड्स हैं, राउंड हेड्स बेसिकली वो लोग हैं जो कि पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, और पार्लियामेंट के हेड उस वक्त क्रॉनवेल थे, तो ये क्रॉनवेल को प्रमोट करते थे राउंड हेड्स। और वो जो थे कैवलियर पोइट्स वो चार्ल्स फर्स्ट को प्रमोट करते थे। इसीलिए इन दोनों के दरमियान एक कंट्रैक्शन था, एक कन्फ्लिक्ट थी, और जो कैवलियर हैं वो ज़्यादातर अपनी पोइट्री इनके ख़िलाफ़ लिखते थे, क्योंकि ये पार्लियामेंट को प्रमोट करते थे और वो चार्ल्स फर्स्ट को प्रमोट करते थे। इनको आल्सो नोन एज पार्लियामेंटेरियंस, दे फॉट अगेंस्ट किंग चार्ल्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड हिज सपोर्टर्स नोन एज कैवलियर्स ऑफ रॉयलिस्ट who claimed rule by absolute monarchy and the principle of the divine right of kings। तो ये इनके ख़िलाफ़ लिखते थे, इसीलिए इनको राउंड हेड्स कहते हैं। प्योरिटन, अब जब प्योरिटन आए कैवलियर पोइट्स के ऊपर उन्होंने गलबा किया, तो प्योरिटन्स आए। प्योरिटन्स बेसिकली राउंड हेड्स ही हैं जो इनके ख़िलाफ़ लिखते थे, इनके ख़िलाफ़ बोलते थे। तो इन्होंने इनको परसिक्यूट करना शुरू कर दिया। अब ये लोग जब इनको परसिक्यूट करना शुरू किया, इन्होंने तो कॉवली को सबसे पहले अरेस्ट किया गया, लवलेस को प्रिजन में डाल दिया गया, जो रॉबर्ट हैरिक है उनको चर्च की सर्विस से सस्पेंड कर दिया गया। और इनकी जो राइटिंग है, बिसाइड्स राइटिंग लव लिरिक दे एड्रेस टू मिस्ट्रेसेस विद फैंसीफुल नेम। और ये जो कैवलियर पोइट्स हैं ना, जब ये पोइट्री लिखते थे तो ये प्रमोट करते थे, और इनकी राइटिंग में ये सबसे पहले एड्रेस करते थे अपनी मिस्ट्रेस को विद फैंसीफुल नेम्स। फैंसीफुल नेम्स से ये लोग उनको एड्रेस करते थे, जैसा कि एंथीज, एल्थीज, लुकेस्टा एंड एमरेंथा। तो इस तरह के नेम से ये लोग अपनी मिस्ट्रेसेस को प्रमोट करते थे, उनको एड्रेस करते थे। Sometimes they wrote war, honor and duty to kings. Sometimes they combine all these themes in richer love letters to well-known poem
टू लोकेस्टा गोइंग टू द वॉर। तो मतलब इनकी जो कभी कभी इनकी जो थीम्स ऑफ पोइट्री होती थी वो मिक्स होती थी और ये सम टाइम प्रमोट करते थे इन सब चीज़ों को। जैसा कि रिचर्ड लवलेस की एक पोइम है टू लोकेस्टा गोइंग टू द वॉर। अब इन सारे पोइट्स को मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेती हूँ। रॉबर्ट हैरिक, इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है वो हेस्पेरिडीज़ है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और इनके एग्जांपल्स में भी यही आता है। ये भी इनका भी जो आइडिया था, मेन आइडिया वो यही था कि सीज द डे, जो आज की चीज़ें हैं, कार्पेडियम इनका मेन मोटिव था। और इनकी एक पोइम में इन्होंने ये इस आइडिया को जाहिर भी किया है, रिप्रेजेंट भी किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम। रॉबर्ट हैरिक ने अपनी पूरी लाइफ शादी नहीं की, लेकिन इनकी जो पोइम्स थी वो ज़्यादातर सेक्सुअल रिलेशनशिप पे और फीमेल बॉडी के ऊपर ये लिखते थे। He wrote 2500 poems during his lifetime and most of these appears in Hesperides. Often they reference love, love-making and female body. As his writing progressed, he moved on to more or spiritual themes. इन्होंने spiritual themes के about भी लिखा। सेकेंड पोइट आते हैं कैवलियर पोइट्स में रिचर्ड लवलेस। रिचर्ड लवलेस अनदर इम्पोर्टेंट पोइट। इन्होंने जो है ही फॉट फॉर चार्ल्स फर्स्ट के लिए ये लड़े ड्यूरिंग द सिविल वॉर। अब चार्ल्स फर्स्ट के लिए ये लोग लड़ रहे थे और चार्ल्स फर्स्ट को ही जो सिविल वॉर थी ना उसमें उनको फांसी देकर लटका दिया गया और उनमें उस दौरान ही उनकी डेथ हो चुकी थी। His best known poems are To Althea from Poison and To Lycesta Going to the Wars. When he returned from the war, he served as a gentleman and justice for the peace. He was imprisoned several times and released in April 1649 after Charles I was executed. जब चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूट हुए तब इनको रिहा किया गया। थर्ड पोइट आते हैं थॉमस कैरियो। थॉमस कैरियो एक नोटेबल कैवलियर पोइट हैं और इनकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है अ रैप्चर इज़ ग्रेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज बॉर्डर ऑफ ईयर। और इनकी पोइट जो थी वो शॉर्ट थी और डेल्ट विद थीम्स ऑफ लव, फीमेल ब्यूटी एंड सेक्स के बारे में भी ये लिखते थे। फोर्थ कैवलियर पोइट में आते हैं सर जॉन सकलिंग। सर जॉन सकलिंग के बारे में पहले ही कहा कि कोर्टियर नहीं थे, लेकिन फिर भी इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा मैच करता था, इसीलिए इनको कैवलियर पोइट्स के नाम से भी पुकारा जाता है। Rose to prominence during the 17th century of his witty poems, he is best known for Ballad upon a Wedding and his joyful attitude towards life. His collection Fragmenta Aurea first appeared in 1646. He also noted for his dramatic words like Algora. तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कैवलियर पोइट्स के बारे में, राउंड हेड के बारे में, इन सब कैवलियर पोइट्स को वन बाय वन डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।